स्वागत है आपका आज की वीडियो में एंटी इस्लामिक मूवमेंट इन यूरोप। आखिर क्यों यूरोप धीरे धीरे एंटी इस्लामिक बनता जा रहा है। जैसे हाल ही में एंटी इस्लामिक राइट विंग गर्ट विल्डर्स इलेक्शन जीत गए और अब वो नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वाइल्डर्स ने कई बार इस्लाम का विरोध किया है। जैसे भारत में जब नुपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तो वाइल्डर्स ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था और कहा था कि नुपुर शर्मा बिल्कुल सही कह रही है, वो एक हीरो है। जब भारत में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो वाइल्डर्स ने भारत सरकार का समर्थन किया था और कहा था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। दूसरी तरफ इटली की नई प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी एक राइट विंग लीडर है जिनको उनकी कुछ पॉलिसीज के चलते एंटी इस्लामिक माना जाता है। जैसे इटली की सभी इल्लीगल मस्जिदों को तोड़वाना, नई मस्जिदों को ना बनने देना, रोड, ऑफिस और किसी भी पब्लिक जगह पर नमाज पढ़ने पर बैन लगाना। इसी तरह अर्जेंटीना में भी राइट विंग लीडर जेवियर मेलाई इलेक्शन जीत गए जो अब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बनेंगे। इसी तरह हनेरियन कंट्री में भी राइट विंग लीडर विक्टर ओमान इलेक्शन जीते हैं जो अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यूरोप की पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि वहाँ की पब्लिक में भी एंटी इस्लामिक आइडियोलॉजी बढ़ने लगी है। स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप ये एक यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टारगेट है यूरोप के अंदर इस्लाम को पावरफुल बनने से रोकना। ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड और बल्गेरिया और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में स्थित है जो एंटी इस्लामिक मूवमेंट चलाती है और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाती है। तो आखिर वो कौन सी वजह है कि यूरोप जो हमेशा से इक्वलिटी का ज्ञान देता था वो आज खुद एंटी इस्लामिक बनता जा रहा है। आइए बात करते हैं। इस्लामोफोबिया का मतलब है इस्लाम, मुसलमान और इस्लामिक कल्चर के प्रति इर्रेशनल बिहेवियर करना, हेट फैलाना और उनके साथ भेदभाव करना। आज यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया, हेट बिहेवियर कई पॉलिसीज और कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फैलाया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक यूरोप की कंट्रीज इस्लामोफोबिया को लीगल बनाकर कई ऐसे लॉ पास करती है जो मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स को अलाउ करते हैं, जो मुस्लिम्स की रिलीजियस प्रैक्टिस को बैन कर रहे हैं या फिर एक लेवल तक सीमित कर रहे हैं। इस्तांबुल स्थित तुर्की जर्मन यूनिवर्सिटी एनएस के एक प्रोफेसर ने कहा कि यूरोप का कोई ना कोई देश या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो हर साल एक नए प्लान को एक नए लॉ के साथ इंट्रोड्यूस करता है और मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिस को बैन कर देता है, जिसके अंदर मीनार पर बैन, मस्जिद पर बैन, बुरके पर बैन और हिजाब पर भी बैन लगाया जाता है। यूरोपीय इस्लामोफोबिया की एक एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के 3 देश मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा हेट फैलाते हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। इसके बावजूद ये इंग्लिश मीडिया इंडिया को ज्ञान देती है कि इंडिया में माइनॉरिटी पर अत्याचार किया जा रहा है। कुछ शर्म है? कुछ शर्म आया है? स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप की ये ऑर्गेनाइजेशन भी डेनमार्क में ही बनी है। खैर इसके बारे में तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं मुस्लिम रेफ्यूजीज की। यूरोप में काफी टाइम से रिफ्यूजीज पर डिबेट चलती आ रही है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज यूरोप के अंदर ही पाए जाते हैं। रूस यूक्रेन वॉर के टाइम पर पोलैंड यूक्रेन के लाखों रिफ्यूजीज को अपने देश में रखने के लिए तैयार था। जर्मनी भी यूक्रेन के लाखों रिफ्यूजीज को अपने देश में शेल्टर देने के लिए तैयार था। लेकिन एक सेकंड, यूरोप और अमेरिकी मीडिया के कवरेज से पता चला है कि यूक्रेन से जो रिफ्यूजीज आ रहे थे उनकी स्किन कलर और उनकी रिलीजन देखकर उन्हें शेल्टर दिया जा रहा था। दूसरी तरफ यूरोप ने एशियन और मेडिटेरियन सी से आने वाले मुस्लिम रेफ्यूजीज को रोकने के लिए अपनी बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया और बड़ी बड़ी दीवारों को बना दिया जिससे हजारों मुस्लिम रेफ्यूजीज की डेथ हो गई। बाय रखली जो एक रिपोर्टर है उन्होंने बताया कि फ्रांस में मुस्लिम एनजीओ पर दबाव डाला जाता है। कई मुस्लिम एनजीओ को फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने बिना किसी कोर्ट केस, बिना किसी रेडिकलाइजेशन, बिना किसी एक्सट्रीमिज्म के बंद कर दिया। ये सब हुआ सिर्फ उनकी रिलीजन की वजह से। बस इसी से आप समझ सकते हो कि यूरोप में नस्ल के आधार पर कितना भेदभाव किया जाता है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि यूरोप के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट इस्लाम और मुस्लिम का इतना विरोध क्यों कर रही है? तो इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि ढेरों वजह है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर अभी कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप की ही बात कर लेते हैं। मोरक्को स्पेन के मैच में इस्लामिक कट्टरपंथ के कई सारे एविडेंस मिले। मोरक्को की टीम जब स्पेन से मैच जीत गई तो मोरक्को के प्लेयर्स ने टीवी पर स्पेन के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कहा। पूरे यूरोप में मुसलमानों ने न केवल तब दंगे किए जब मोरक्को हार गया बल्कि तब भी दंगे किए जब मोरक्को जीत गया। जैसे मोरक्को की बेल्जियम पर 2-0 से जीत के बाद मोरक्को के रेफ्यूजीज ने ब्रुसेल्स के सेंटर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कई स्कूटी जला दी, गाड़ियां फूंक दी, दुकानें तोड़ दी, पत्थरों से हमला किया। इससे भी कई गुना ज्यादा दंगे तब हुए जब फीफा फाइनल के अंदर फ्रांस अर्जेंटीना से हार गया था। और ये दंगे किए किसने? मोरक्कन, ट्यूनीशियाई, अल्जीरियाई और अफ्रीका
के सभी मुसलमानों ने, जो अब फ्रांस के अंदर ही रहते हैं, फ्रांस का पासपोर्ट रखते हैं, फ्रांस के सोशल सिस्टम में रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं, साथ में फ्री मेडिकल से, फ्री एजुकेशन, फ्री मनी, ये सब वो यूरोपियन गवर्नमेंट से ही लेते हैं। हमेशा की तरह यूरोप के मुसलमान इस्लाम को अपने देश की राष्ट्रीयता से पहले रखते हैं और जिन देशों की सिटीजनशिप लेते हैं उनके लिए कोई वफादारी का काम भी नहीं करते, बल्कि उन्हीं देशों में प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हीं देशों में टेररिस्ट अटैक करते हैं जो उन्हें शेल्टर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस में अभी कुछ टाइम पहले जो राइट्स हुए थे वो भी मुस्लिम रेफ्यूजीज ने ही किए थे, और अभी आयरलैंड में जो राइट्स हो रहे हैं वो भी मुस्लिम रेफ्यूजीज ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि इस्लाम ब्रिटिश लाइफ के लिए एक खतरा है। 32% लोगों ने बताया कि ब्रिटेन के अंदर एक नो गो एरिया है जहां शरिया कानून चलता है और गैर मुस्लिम का जाना मना है। क्राइम्स के लेवल को आप इस बात से समझ सकते हो कि यूके के अंदर सिर्फ 4% मुस्लिम थे, लेकिन सिर्फ ब्रिटेन की जेलों के अंदर 18% मुस्लिम हैं। फ्रांस में सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब है क्योंकि हाल ही के वर्षों में टेररिस्ट द्वारा फ्रांस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में 2015 से 2018 तक टेररिस्ट अटैक की वजह से अब तक 249 लोगों की मौत हो चुकी है। बेल्जियम के अंदर शरिया फॉर बेल्जियम, रेस्टो डू तौहीद, जरकानी नेटवर्क जैसे जिहादी कट्टरपंथी ग्रुप एक्टिव हैं। ऑफिशियल नंबर के हिसाब से 2016 के मिड तक बेल्जियम से 450 लोग सीरिया चले गए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए। द लोकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट स्वीडन का गोथेनबर्ग उन यूरोपियन शहरों में से एक है जहां के ज्यादातर लोग इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन जिहादियों का एक्सपोर्टर बन चुका है। 300 से ज्यादा लोग इस्लामिक जिहाद के लिए सीरिया और इराक चले गए। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशन में पावरफुल माने जाने वाला ब्रिटेन भी अब टेररिज्म से बच नहीं पाया है। साल 2017 में मैनचेस्टर में एक अमेरिकी पॉप सिंगर के शो के दौरान सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग सीरियस इंजर्ड हो गए। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में 11 मार्च 2014 को कई ट्रेनों में एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 1800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साल 2016 में बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स के एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और पता नहीं कितने ही लोग घायल हो गए। इनमें से कई अटैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस ने बेल्जियम के लोकल कट्टरपंथियों के साथ मिलकर किए थे, लेकिन यूरोप के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो टेररिस्ट का विरोध करने में बिल्कुल नहीं झिझकते। यूरोप के लोग तो अब मुस्लिम इमिग्रेशन के साथ साथ इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस को भी बैन करना चाहते हैं। उनके अनुसार इस्लाम एक समरूप और एक पक्षीय विचारधारा है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए खतरा है। जब यूरोप में मुसलमानों के साथ रेसिज्म होता है तो वो सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम सेक्युलर हो या फिर कट्टरपंथी हो। लेकिन यूरोप में एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी कोई नई बात नहीं है। पिछले 30 सालों के अंदर ये आइडियोलॉजी बढ़ती ही गई है और इसके पीछे क्या वजह है ये तो मैंने आपको अभी पीछे बताई दी। सीरिया में वॉर, उसके बाद रिफ्यूजीज क्राइसिस और साल 2016 में कोलोन में मास टेररिस्ट अटैक के कारण यूरोपियन मीडिया और वहाँ के लोगों में एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी सबसे पहले शुरू हुई थी, क्योंकि 1970 के दशक में नॉर्वे ने भारी मात्रा में मुस्लिम इमिग्रेशन को अपने देश में लेना शुरू किया था। लेकिन 9 सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि 1979 में एक रिपोर्टर हैगन ने न्यूज़पेपर में एक जोरदार एंटी इस्लामिक कॉलम लिखा। फिर 1987 में हैगन ने नॉर्वे के एक मुस्लिम पॉलिटिशियन मोहम्मद मुस्तफा द्वारा साइन किया गया एक लेटर दिखाया, जिसमें लिखा था एक दिन मस्जिदें नॉर्वे के अंदर चर्चों की तरह आम हो जाएंगी, इस्लाम कायम हो जाएगा और नॉर्वे एक इस्लामिक देश बन जाएगा। हालांकि बाद में ये लेटर भले ही फर्जी निकला, लेकिन अब तक लोगों के मन में एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट जाग चुके थे। नॉर्वेजियन सेंटर फॉर होलोकास्ट एंड माइनॉरिटी स्टडीज के एक सर्वे में पाया गया कि नॉर्वे के 31% लोग मानते हैं कि मुसलमान यूरोप पर कब्जा करना चाहते हैं। कुछ यूरोपियन लोग ये भी मानते हैं कि मुसलमानों की बड़ी फैमिली रखने की प्रवृत्ति व्हाइट पीपल्स को धीरे धीरे खत्म कर रही है। बस इन्हीं एंटी इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से बना स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, जो एक यूरोपियन जिहाद काउंटर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका टारगेट है इस्लाम को यूरोप के अंदर पावरफुल बनने से रोकना। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, बस ये यूरोप के अंदर इस्लाम को पावरफुल बनने से रोकना चाहते हैं, जिसके लिए सभी मुस्लिम कंट्रीज का बॉयकॉट भी करते हैं। आज ये ऑर्गेनाइजेशन डेनमार्क, रूस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूएसए और इसके साथ में 11 यूरोपियन कंट्रीज में इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर रखी है। इसके अलावा यूरोप के पॉलिटिकल लीडर भी अब इस्लाम का धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर रहे हैं। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है, मुस्लिम्स का इस तरीके से विरोध करना सही है या फिर गलत है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।